नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ध्रुवी हिंदी क्लासेस में। हमने जो रिट के लिए 6 से लेकर 12 तक की जो सीरीज शुरू की है, उसका हम आज 6 क्लास का लास्ट पार्ट है। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है और उसके बाद में 6 क्लास की बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके कुछ क्वेश्चन आंसर लाऊंगी, तो उससे क्या है कि मूल्यांकन हो जाएगा कि हमने कैसे क्या करा है और कितना याद हुआ हमें। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये किस प्रकार कैसे बनते हैं। और बिल्कुल सामान्य सी जानकारी है वो, इसलिए क्योंकि जो 6 क्लास की बुक है उसमें जितना दे रखा है मैंने, बुक्स के जैसे स्टैंडर्ड लेवल बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से मैटर बढ़ेगा। और क्योंकि अगर एक ही टॉपिक को लेके अगर सारा सब कुछ यहीं बता देंगे तो उस बुक्स का क्या मतलब फिर। मैं बिल्कुल एज इट इज़ उतना ही मैटर लेके आई हूँ जितना बुक्स में है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा मैटर अपने आप बढ़ता जाएगा और जो डिस्क्राइब का जो है वो लेवल भी बढ़ जाएगा उसमें। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है अक्षांश। ये क्या होती है, कौन सी रेखाएं होती है, किस प्रकार होती हैं, ये देखते हैं अपन। ये देखिए, जैसे कि ये पृथ्वी है हमारी, मैंने बना रखे हैं इसमें डायग्राम। जैसे सबसे बीच में जो रेखाएं होती हैं, और सबसे पहले तो अक्षांश कैसे कहते किसको हैं, ये जो लेटी हुई रेखाएं होती है, यानी जो ऐसे जिन्हें लेटी हुई या आड़ी रेखाएं जो कहते हैं वो होती है अक्षांश। एक सेकंड रुकिएगा। ये पृथ्वी है, इसमें बीच बिल्कुल एकदम सेंटर में होती है, ये 0 डिग्री पे होती है और इसको हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ये देखो मैंने लिख भी रखा है सामने से, आपको ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इन्हीं को ही 1-2 बार रिवाइज कर लोगे तो बहुत अच्छा मैटर है, आपको पूरा लेसन नहीं पढ़ना पड़ेगा। और इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, जो बिल्कुल बीच सेंटर में होती है। और ये जितनी भी रेखाएं हैं वो सिर्फ काल्पनिक है, वो वास्तविक रूप से कोई पृथ्वी पे बनी हुई नहीं है। ये सारी हमारी सुविधाओं के लिए है, चाहे समय हो, ऋतुएं हो, या जिस भी स्थिति को है, वो सिर्फ एक काल्पनिक है ताकि हमें असुविधा है वो ना हो, इसलिए। तो ये जो बीच में होती है वो 0 डिग्री पे होती है। जस्ट इसके ऊपर ये देखिए, यहाँ पे 23.5 डिग्री पे, उसको कहते हैं कर्क रेखा। ध्यान रखिएगा, 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे। ये यहाँ पे ये 23.5 ऊपर कर्क रेखा, ये नीचे मकर रेखा। सेम टू सेम 23.5 पे ये है। जस्ट 23.5 के ऊपर 66.5 पे होती है, फिर ये वापस नीचे यहाँ 66.5 पे होती है, और यहाँ पे लास्ट में होता है ये जो बिंदु बचता, मतलब ऐसे जो पृथ्वी पे जो काल्पनिक रेखाएं खींची है ऐसे ऐसे करके, अगर हम इनको ऐसे ऐसे बहुत सारी खींचे तो लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आता है जिस सिर्फ जो रेखा है वो बिंदु मात्र रह जाती है, तो वो 90 डिग्री होता है। जिसे हम जैसे यहाँ पे जो होता है ऊपर की तरफ उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो दक्षिण में होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अब देखिए, ये जो रेखा है वो पृथ्वी को बिल्कुल बराबर 2 भागों में बांटती है। ये जो हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और जो ये इसके जो नीचे का हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो ये बिल्कुल 2 भागों में पृथ्वी को बांट देती है बीच से। ये इस प्रकार है। आगे देखिए, ये देखो सभी रेखाएं काल्पनिक होती हैं, और जो लेटी हुई रेखाएं हैं उनको अक्षांश कहते हैं, या मतलब आड़ी रेखाएं इस प्रकार की। और भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। मैंने सब कुछ यहाँ लिख भी रखा है आपको, ताकि असुविधा ना हो। और ये आगे देखिए, सेम वापस मैंने ये पैटर्न बनाया है। ये वापस देखिए, 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसके ऊपर देखिए जो 23.5 ऊपर, जो 23.5 नीचे, यानी कर्क और मकर रेखा, इसके बीच का जो भाग है, अब यहाँ पे कटिबंध देखना हमें, ये उष्ण कटिबंध है, ठीक है। जस्ट इसके ऊपर 66.5 का जो है, ये 66.5 ये वाला जो हिस्सा, और सेम टू सेम ऐसा कि ऐसा नीचे 66.5 पे, उसे कहते हैं शीतोष्ण। ये देखो सेम ऊपर भी ये और 66.5 ये। फिर जो लास्ट का होता है उसे शीत कटिबंध। सेम टू सेम यहाँ पे ये देखो लिख रखा है मैंने सब जगह, आपको कहीं पे भी असुविधा नहीं होगी, मैंने सब कुछ मेंशन कर रखा है इसमें बताने के साथ साथ।
ताकि अगर आप ये वीडियो ना देखें और अगर सिर्फ ये पीडीएफ के रूप में भी देखें तब भी आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। मैंने सब कुछ लिख रखा है यहाँ पे। अब ये देखिए, उत्तर में स्थित भाग को उत्तरी गोलार्ध ये लिख रखा मैंने, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो आपसे सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। तो ये होगी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है। और 0 डिग्री, तो 0 डिग्री अक्षांश, ऐसे करके ऑप्शन आ सकते हैं। तो वो अपने ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है कि वो कौन सा नाम दे इसमें, तो ये होगा। और ऐसे पूछ सकता है कि 23.5 उत्तरी अक्षांश में कौन सी होगी, कर्क, मकर, भूमध्य, आर्कटिक, ऐसे करके वो नाम दे सकता है। तो जो ऊपर की है वो कर्क रेखा, जो दक्षिण में है वो मकर रेखा, फिर ये जो भाग है 66.5 से वो आर्कटिक है। ये देखो आर्कटिक रेखा, मैंने नाम लिख रखा है दोनों साइड में। ये देखा, ये पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। ये कुछ आंकड़े हैं जो हमें याद करने होंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस प्रकार घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ये इस प्रकार घूमती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल कि ऐसे ऑप्शन में दे सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से, इस प्रकार। तो ये पश्चिम से पूर्व घूमती है, ध्यान रखिएगा। ये जैसे ये पश्चिम है, ये, और फिर ये पूर्व है, यहाँ पश्चिम है, तो ये इस प्रकार घूमेगी ऐसे। ठीक है, अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। देखो पृथ्वी तो घूमती तो ऐसे है, लेकिन जो रेखाएं हैं वो ऐसे खींची जाएगी, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है। सबसे बड़ी ये चीज है कि पृथ्वी जो है वो, जैसे हम कहते हैं पृथ्वी गोल है, गोल है, वो पूर्ण रूप से गोल नहीं है। अब कैसे कि पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर, आपको पता है मैंने बताया था, ये जो लास्ट पॉइंट होता है यहाँ पे जो रेखा नाम आती बिंदु रूप में रह जाती है, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे जो पृथ्वी है वो थोड़ी चपटी रहती है और मध्य भाग जो है वो थोड़ा सा उभरा हुआ है। वैसे भी आपको पता है जब भी हम कोई गोल वस्तु लेते हैं तो आपको पता है कि जो बीच का भाग है वो थोड़ा यहाँ की बजाय थोड़ा ज्यादा फुला हुआ रहता है। तो ये थोड़ा मध्य का जो भाग है वो उभरा हुआ रहता है और जो ध्रुव है वो थोड़ा चपटा सा रहता है। और ग्लोब क्या है, ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक लघु रूप है, लघु प्रतिरूप है, यानी छोटा, उसके जैसा मॉडल कह सकते हैं हम, कि उसके जैसे दिखने वाली आकृति। फिर ये देखिए आगे देशांतर। देशांतर किसको कहते हैं, ये रेखाएं ऐसी, ये जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको बोलते हैं देशांतर। ये इसको फिर से देखते हैं। देखो देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है, 360, ध्यान रखिएगा। और देशांतरों में क्या होता है, मतलब क्यों खींचे गए ये काल्पनिक रेखाएं, देशांतरों से समय का पता चलता है। अब किस प्रकार, ये देखिए, जैसे अपन ने जब अक्षांश देखे थे तब भी पृथ्वी को दो भागों में बांटा था 0 डिग्री पे यहाँ पे, तो अब देशांतर खींच रहे तो फिर से यहाँ से बिल्कुल बीच में से, तो ये पूर्वी हो जाएगा और ये पश्चिमी, इस प्रकार। तो ये 0 डिग्री है, जो इस रेखा को जब हमने बीच में बांटा था तो हमने इसको बोला था भूमध्य रेखा। जब देशांतर को बांटेंगे तो ग्रीनविच रेखा, ये इसलिए क्योंकि ये इंग्लैंड का एक शहर है ग्रीनविच, जो बिल्कुल सेंटर में आता है, तो वहां से हमने ये रेखा की है। तो ये ग्रीनविच रेखा, इसलिए उसका नाम रखा हमने 0 डिग्री पे। अब ये जो भाग है देखो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, फिर ये पश्चिम में 180 देशांतर। अब ये इसमें अगर इस साइड जाते हैं, जैसे यहाँ से अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और इस साइड जा रहा है, तो यहाँ समय क्या घटेगा, जैसे मान लो वो 8 बजे यहाँ पे खड़ा और जितने देशांतर वो पार करता जाएगा उसी प्रकार समय घटता जाएगा। और अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और इस साइड आ रहा है यानी पूर्वी साइड में, तो यहाँ समय बढ़ता है। जैसे 8 बजे यहाँ से चलना शुरू हुआ और उसने 2-3 देशांतर पार किए, तो हर देशांतर में 4-4 प्लस होते जाएंगे। इस प्रकार जब पूर्व की तरफ आते हैं तो समय बढ़ता है और जब पश्चिम की तरफ जाते हैं देशांतरों में तो समय घटता है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आंकड़े एज इट इज पूछे जा सकते हैं। ये देखिए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी वजह से ये जो लाइन है इसी का ही आगे है व्याख्या कि इसी वजह से सूर्योदय पूर्व में पहले होता है। आपको पता है जैसे ऐसे घूमेगी तो ये जो सूर्य है इसीलिए सूर्योदय जो है वो पूर्व में पहले होता है। और इस प्रकार पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। अब जैसे मान लो ये
ये इसमें बहुत सारी लाइनें खींची हमने इतनी ऐसे, ये एक देशांतर, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। अब यहाँ से कोई व्यक्ति चलना शुरू हुआ तो इस एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगेगा। फिर इसको 4 मिनट ऐसे करके, ये जो टाइम हम काउंट करते हैं वो इसी प्रकार काउंट करते हैं कि किस जगह का समय है वो क्या होगा, इन्हीं देशांतरों से समय का पता लगाते हैं। अब ये देखिए कि पृथ्वी जो है वो 24 घंटे यानी एक दिन, 24 घंटे यानी एक दिन में एक घूर्णन करती है, यानी एक ही बार घूमती है, एक दिन में एक बार घूमती है। और इस प्रक्रिया में पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। देखो अपने अक्ष पर मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई चीज पड़ी है, आपने वो बचपन में लट्टू देखा होगा, कई बार खेलते थे, तो वो लट्टू एक जगह घूमता था तो उसको बोलते हैं अक्ष। और अगर किसी चीज के चारों तरफ घूम रहे हैं तो उसको बोलते हैं परिक्रमण, ठीक है। कई बोलते भी हैं, अपन मंदिरों में जाते हैं तो हम परिक्रमा कर रहे हैं, तो वो परिक्रमण। और अगर अपने ही जगह पे जहां हम खड़े हैं वहीं घूम रहे हैं तो वो कहते हैं घूर्णन, ठीक है। तो पृथ्वी जो है अपने जब अक्ष पर घूमती है तो वो पृथ्वी जो है 24 घंटे में यानी एक दिन में एक चक्कर लगाती है, और इस प्रक्रिया से लगभग अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम अगर वो आंकड़ा लगाने हो कि 4 मिनट में कैसे है, तो देखो 24 घंटे में 360 डिग्री, तो एक घंटे में यानी 15 डिग्री। और इसी प्रकार एक डिग्री घूमने में कितना समय लगाएगी, 4 मिनट। इसीलिए हमने जो देशांतरों के बीच का जो समय है ना, वो 4 जो मिनट निकाले ना, वो इसी प्रकार निकाले हैं कि एक डिग्री फिर उस देशांतर में जो निकलने का समय है वो 4 मिनट लगता है। आगे देखिए, ये मैंने बताया कि इसी प्रकार पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है। सूर्य की किरणें देशांतर रेखाओं पर पड़ती है, इसलिए किरणें पूर्वी देशांतरों पर पड़ती है। जैसे यहाँ पे ये इस प्रकार ये पूर्वी देशांतरों पर पड़ती है, इसीलिए जो सूर्योदय है वो सबसे पहले पूर्वी की तरफ होता है। और 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का समय लगता है, मतलब एक से दूसरी तरफ आने में 4 मिनट का समय लगेगा। इसलिए अब देखिए कि कई देशों में जो क्या है, एक से अधिक देशांतर होते हैं। जैसे मान लो कोई बहुत लंबा चौड़ा देश है, ये इतना ऐसे मतलब लंबाई में चौड़ाई में ज़्यादा है, तो मान लो यहाँ पे तो बहुत देशांतर हो गए। तो अब उसका समय कैसे निश्चित करेंगे, तो हर देश ने क्या करा, अपना एक एक मानक समय निर्धारित कर लिया कि जैसे जो बीच सेंटर में आ रहा है तो उस हिसाब से उसने समय निर्धारित किया। तो इसमें देखिए कई देशों में एक से अधिक देशांतर होने से समय अलग हो तो इसका समाधान क्या किया, एक मानक समय निर्धारित कर लिया। अब जैसे भारत का मानक समय कैसे निर्धारित किया हमने, जैसे ये भारत है, ये मैंने ऐसे एक डायग्राम बनाया है। यहाँ हमने क्या करा, 82.5 पूर्वी देशांतर से निर्धारित हुआ, क्योंकि अब ये देखो, ये आपको बात पहले समझाती हूँ। जैसे ये जो पूरा पृथ्वी है इसको हमने जब 4 हिस्सों में बांटा, ये देशांतर और ये अक्षांश। अब भारत कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये देखो ये पूर्व की तरफ आ गया और ये उत्तर, ठीक है, क्योंकि ये तो दक्षिण गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध। तो हम जो है ना, ये इसलिए हम कहते हैं कि पूर्वी, क्योंकि पूर्व में स्थित है भारत, इसीलिए जो मानक समय है वो पूर्वी अक्षांश या उत्तरी ऐसे इस प्रकार गिना जाएगा हमारा। तो ये 82.5 पूर्वी देशांतर से निर्धारित हुआ क्योंकि पूर्व में स्थित है। और हम देखो, अब मैंने पहले ही बताया था कि अगर इस साइड आते हैं तो हमारा जो समय वो बढ़ता है, तो हम 5.5 घंटे जोड़ने पर भारत का समय निकलता है, ठीक है। जैसे मान लो ग्रीनविच रेखा जो है, आपको पता है मैंने बताई थी कि पूरे सभी के लिए एक मतलब जो रेखा है वो निर्धारित करी, एक समय निर्धारित किया ग्रीनविच। तो हम पूर्व की तरफ आ रहे हैं, तो मान लो ग्रीनविच पे 8 बज रखे हैं रेखा पे, और तो भारत में क्या होगा, अब भारत ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है, तो वो 5.5 जो है समय इसमें हम प्लस कर देंगे, तो इस प्रकार हमारे 1:30 बजेगा, ठीक है। ये सुबह की 8 है तो उसमें 5.5 घंटे प्लस कर देंगे तो दोपहर के 1:30 बज जाएंगे। अभी देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि ये क्या होती है, 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि पहले तो होती है क्या, इस जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि है इसे एक नए दिन का आरंभ माना जाता है। 180 पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी देशांतर की जो रेखा है वो एक ही है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। और इससे क्या होता है, नए दिन का आरंभ माना जाता है, दिन का आरंभ माना जाता है। अब ये देखिए पृथ्वी की गतियां किस प्रकार होती है और क्यों, और इनका महत्व क्या है।
पृथ्वी की गतियां क्या निर्धारित करती है? दिन रात का बनना, सर्दी गर्मी, बरसात, यानी जो ऋतुएं हैं वो पृथ्वी की गतियों से। अब जैसे जो दिन में जो एक चक्कर लगाती है उसे क्या कहता है? घूर्णन। और जो पूरे वर्ष में लगाती है उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण। अब पृथ्वी चक्कर लगाती किसका? सबसे पहले तो ये आगे देखते हैं अपन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। यानी अगर एक जगह खड़ी है और वहां घूम रही है तो उसको घूर्णन कहलाएंगे। और आपको पता है वो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। अब 24 घंटे के दिन को सौर दिवस के नाम से जाना जाता है। ये क्या है? सौर दिवस। जो 24 घंटे का होता है ना वो एक चक्कर लगाती है, उसको सौर दिवस कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। सबसे पहले ये याद रखना। और इसका जो सवाल है वो भी आ रखा है कि पृथ्वी प्रकाश किससे प्राप्त करती है? सूर्य से। अब ये देखिए, जैसे ये सूर्य है, यहाँ से इसकी किरणें आ रही है तो ये पृथ्वी घूम रही है। तो अब जो जो हिस्सा सूर्य के सामने रहेगा वहां दिन होएगा, और जो उसके बिल्कुल ठीक विपरीत होएगा वहां पे रात होएगा। और जो ये जो समय है उसे प्रकाश व्रत कहते हैं। ठीक है। परिक्रमण ऊपर बता रखा है। परिक्रमण यानी सूर्य के चारों तरफ घूमना, यानी किसी और की परिक्रमा लगाना या चक्कर लगाना। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। देखो वो अपने अक्ष पर तो घूम ही रही है, उसके साथ साथ वो सूर्य का भी चक्कर लगा रही है। पृथ्वी 365 दिन यानी एक साल, सामान्यतः 1 साल माना जाता है 365 दिन में, और 6 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करती है। यानी 365 दिन और 6 घंटे में जो पृथ्वी है वो सूर्य का एक चक्कर लगाती है। ठीक है। अब 365 दिन का तो अपना एक साल हो गया। अभी जो पीछे 6 घंटे बचे हैं इनका क्या करें? तो हम क्या करेंगे, जैसे बाकी जो 6 घंटे बचे हैं उनको एक दिन बना लेंगे। कैसे? 6 × 4 = 24, यानी 24 घंटे यानी एक दिन, ये बन गया। अब 4 साल, जैसे 6-6 मिनट जोड़े 4 सालों में तो हमारा 1 घंटा बन गया। इसलिए हर 4 वर्ष में एक दिन फरवरी में जोड़ते हैं। पता है कई बार हर चौथे वर्ष में फरवरी जो 29 दिनों की आती है वो इसीलिए आती है क्योंकि जो 6 घंटे पीछे बचते हैं ना उनको हम प्लस करते रहते हैं तो वो एक दिन बन जाता है। और वो कहाँ जोड़ते हैं? हम फरवरी में, जिसे हम लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। ध्यान रखना। अब जैसे ये सवाल पूछ सकता है कि लीप वर्ष या अधिवर्ष में दिन कितने होते हैं? 366। क्योंकि देखो 365 दिन में तो सामान्यतः दिन होता ही, अब एक प्लस ज्यादा कर रहे हैं हम तो ये 366 का हो जाएगा अधिवर्ष। अब ऋतुएं, ऋतुओं का चक्र पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा पर निर्भर करता है। जैसे ऋतु किस प्रकार आएगी ये किस पे निर्भर करेगा? जो पृथ्वी है वो सूर्य के जैसे चक्कर लगा रही है। ठीक है, ऐसे तो ये दिन ये निर्भर करेगा ऋतुओं पे। अब कैसे? ये थोड़ा आगे देखते हैं हम। ये मैंने इसका डायग्राम बनाया है। जैसे पहले ये ऐसे ही शुरू करना है। इसमें 4 डेट दे रखी है। 21 मार्च, बिल्कुल जनवरी फरवरी जैसे कैसे गिनते हैं वैसे याद करना है। 21 मार्च, 21 जून, फिर ये 22 सितंबर और ये 23 दिसंबर। ठीक है, ये ऐसे ये देख लिए। सॉरी 23 है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। 23 और यहाँ पे 22। ठीक है, 21 और 23-22। अब क्या है कि 21 मार्च हम जिस महीने में शुरू होता है वहां से शुरू करते हैं। 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च में क्या होगा? जैसे ये पृथ्वी है और ये बिल्कुल 2 भागों में बांटी हुई है ना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ पे जब सूर्य जो है जब कहाँ सीधा चमकेगा, जैसे ये जो सूर्य है इसकी जो किरणें हैं वो सीधी विषुवत रेखा पे यानी जो 0 डिग्री है यहाँ पे गिरेगी तो क्या होगा? दिन रात बराबर। ये देखो लिख रखा है मैंने, दिन और रात बराबर। और उत्तरी जो गोलार्ध है वहां पे तो होगी वसंत ऋतु, और जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पे शरद ऋतु। ये देखो इसे कहते क्या है? जो 21 मार्च का जो समय आएगा और जब सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी विषुवत रेखा पे पड़ेगी तो होगा क्या? और उस समय को क्या कहेंगे? वसंत विषुव या उत्तरी विषुव। ठीक है, आगे देखते हैं। 21 जून, 21 जून को है। अब जैसे ये सूर्य पहले तो यहाँ पे चमका था सीधा, इसकी सूर्य किरण। अब आपको पता है कर्क रेखा हल्की सी इसके ऊपर है 23.5। ठीक है, अब ये सूर्य की जो किरण है वो 23.5 पे सीधी पड़ रही है यानी कर्क रेखा पे। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा होगा और दक्षिणी गोलार्ध में रात लंबी होगी। अब आपको पता है हम गर्मियों में कई बार कहते हैं कि गर्मियों के दिन बहुत लंबे होते हैं,
तो दिन लंबा तो सामान्य हम अपनी व्यवहारिक जीवन से जोड़ के अगर कोई चीज याद करेंगे तो वो आसान होगा। तो हमें पता है कि दिन लंबा कब होता है, गर्मियों में, तो स्वाभाविक से ही हम यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु होएगी, और रातें लंबी होएगी तो शीत ऋतु यानी सर्दी। और इस पूरी जो ये है इसको कहेंगे क्या, उत्तरी अयनात। ठीक है, 21 जून का है वो उत्तरी अयनात, क्योंकि कर्क रेखा पे सूर्य सीधा चमकता है। अब आया 23 सितंबर। यहाँ पे फिर से ये जो सूर्य है, पहले देखो यहाँ पे गिरा फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकंड, और ये फिर से वापस, क्योंकि देखो सूर्य जिससे पृथ्वी घूमती है तो ये फिर से वापस उसी पोजीशन में आ गई। जैसे यहाँ से पहले यहाँ से ऊपर गया, फिर वापस ये 23 सितंबर को यहाँ पे विषुवत रेखा पे, फिर से विषुवत रेखा पे सीधे चमकी, फिर से दिन और रात बराबर। लेकिन हुआ क्या, जैसे पृथ्वी घूम रही है तो उल्टा भी तो हो रहा ना। इस बार शरद ऋतु उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु। देखो जो 21 मार्च का करा था ना, वो बिल्कुल उसका उल्टा हो गया यहाँ पे। ये देखिए 21 मार्च में बसंत ऋतु उत्तरी गोलार्ध में थी और दक्षिण में शरद ऋतु थी। जस्ट इसका ऑपोजिट हो गया 23 सितंबर को, क्योंकि फिर से उत्तरी गोलार्ध पे चमका है। आगे देखिए 23 सितंबर को ये यहाँ से पहले ऊपर, फिर वापस यहाँ पे, अब फिर नीचे, कर्क रेखा से मकर रेखा पे। मकर रेखा फिर से 23.5 डिग्री, मकर रेखा पे सीधी किरणें पड़ रही है सूर्य की। तो यहाँ पे क्या होगा कि रातें लंबी और नहीं सॉरी, ये रात छोटी, सही है। तो ये दिन लंबा होगा तो गर्मी, और रातें लंबी होगी तो शीत ऋतु, और इसे क्या कहेंगे, दक्षिणी अयन। अब ये क्यों, आप ऐसे स्वाभाविक से याद रख सकते हैं, जो मकर रेखा है वो दक्षिणी ध्रुव में है, तो हम ऐसे भी याद रखें, जब मकर रेखा पे होगा तो दक्षिणी अयनात, और जब कर्क रेखा पे होगा तो उत्तरी अयनात। स्वाभाविक सी है, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से संबंध रखता है, तो हम ऐसे ही सरल भाषा में इसको याद रख सकते हैं। ये ट्रिक्स है, कुछ ट्रिक्स तो क्या हमें स्वाभाविक और जो व्यवहारिक जीवन है वहां से हमें देखना पड़ता है कि जैसे दिन लंबा होता तो क्या होगा, रात लंबी होती तो क्या होता है, और ऋतुओं का भी इसी प्रकार हम डिसाइड कर सकते हैं। अब ये देखिए लास्ट है इसका, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण। ये क्यों कैसे होते हैं, जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होते हैं। अब कौन किस में क्या आएगा ये आगे देखते हैं। जैसे सूर्य, देखो ये तो ध्यान रखो कि चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्रमा हो, इन सभी में सूर्य तो रहेगा तो आगे, क्योंकि सूर्य की किरणें तो इन पे दोनों पे किसी, ये अगर स्थिति बदलेगी तो इन दोनों की, या तो चांद यहाँ आएगा या पृथ्वी यहाँ आएगी, लेकिन सूर्य जो वो अपने सभी सबसे सामने ही रहेगा। ठीक है, इसकी जो किरणें हैं, जैसे अगर बीच में चांद है और सबसे लास्ट में पृथ्वी है, तो अगर सूर्य की किरणें चांद पर पड़ रही है तो अब चांद पे पड़ेगी, चांद पृथ्वी के सामने आ गया, तो कहीं ना कहीं इसकी जो किरणें हैं वो थोड़ी सी अवरुद्ध होगी, पता रुकेगी, मतलब कहीं ना कहीं पृथ्वी के किसी हिस्से में हल्का अंधेरा होएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण यानी अमावस का। क्योंकि पता है अगर चांद पे यहाँ एकदम सामने पड़ रही है रोशनी, तो पीछे का जो हिस्सा है वो तो अंधेरे में रहेगा। तो ये अमावस का पता है, अमावस के टाइम में चांद बहुत कम दिखाई देता है, ना के बराबर। तो और ये दूसरी स्थिति है सूर्य, फिर से सूर्य सामने ही है। अब स्थिति किसकी बदली, चंद्रमा, चंद्रमा बीच में आ गया और ये पृथ्वी यहाँ चली गई। ठीक है, तो ये पृथ्वी जो है अब बीच में है, चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी बीच में आ गई। अब सूर्य की जो किरणें हैं जब पृथ्वी पे पड़ेगी तो चंद्रमा पे रोशनी पूरी नहीं आएगी, क्योंकि पृथ्वी जो है वो उसे अवरुद्ध कर देगी। तो यहाँ पे क्या होगा, चंद्र ग्रहण, क्योंकि चंद्रमा पे पृथ्वी की छाया पड़ रही है, तो ये चंद्र ग्रहण, क्योंकि चंद्रमा पे पड़ने वाली जितनी भी किरणें थी सूर्य की वो सब पृथ्वी ने रोक ली, और यहाँ पे पूर्णिमा बनेगी। ठीक है, ये देखो सूर्य ग्रहण होगा तो अमावस बनेगा, और जब चंद्र ग्रहण होगा तो पूर्णिमा। इस प्रकार ये दो स्थितियां बनेगी यहाँ पे, और जबकि आएंगे तीनों एक ही रेखा में। बस ये ध्यान रखना, सूर्य जो है वो हमेशा पहले नंबर पे रहेगा, स्थिति बदलेगी तो सिर्फ पृथ्वी और चंद्रमा की। जब चंद्रमा बीच में होगा तो सूर्य ग्रहण होगा, और चंद्रमा अगर सबसे लास्ट में होता है तो चंद्र ग्रहण होगा। बस ये याद रखना आपको, ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो अगर आपको सामान्यतः नहीं समझ में आता
क्योंकि ज्योग्राफी सबके नहीं है, किसी के हिस्ट्री है, किसी के पॉलिटिकल है, और कोई तो लैंग्वेज वाले हैं, इंग्लिश वाले हैं या हिंदी वाले हैं या किसी और सब्जेक्ट से हैं, तो उनके लिए सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो हम थोड़ा सा ट्रिक से याद कर सकते हैं कि अगर चंद्रमा सबसे लास्ट में है तो चंद्र ग्रहण, और चंद्रमा अगर बीच में है तो सूर्य ग्रहण। बाकी स्थितियां तो मैंने बताई थी कि जो सूर्य वो सबसे फ्रंट में रहेगा, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थितियां बदलेगी। और ये देखिए, ये मैंने बताए हैं आपको चारों ऋतुएं कैसे किस प्रकार बनती है, ये ऋतुओं का बताया। ये परिक्रमण यानी सूर्य की जो सूर्य के चारों तरफ घूमना, कितने दिन और कितना समय लगता है, 365 दिन और 6 घंटे। फिर उनसे एक दिन एक्स्ट्रा बनता है हमारा, जिसे लीप वर्ष कहते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि, पृथ्वी की गतियां, दैनिक यानी घूर्णन, और वार्षिक यानी परिक्रमण। ऐसे याद रख रखो, परिक्रमा हमेशा अपन लगाते हैं ना मंदिर में, तो चारों तरफ लगाते हैं किसी चीज के, तो ऐसे याद रख सकते हो। जब सूर्य की परिक्रमा लगाएगी पृथ्वी तो परिक्रमण कहलाएगा, और अपनी एक ही जगह घूम रही है तो घूर्णन। ये इस प्रकार देशांतर, मैंने जितनी हो सके कोशिश की है बहुत अच्छे से और सरल तरीके से समझाने की। ये अक्षांश, और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और शेयर कीजिए जितना हो सके, इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए ताकि आप तक पहुंचे और आप सबसे पहले उसको देख पाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।